दोस्तों, प्रोफेसर अलीमुल्लाह हाली उर्दू दुनिया के लिए एक मिसाली शख्सियत है। आप आला दर्जे के शायर हैं, नाक़िद हैं, मुबस्सिर हैं, रिसाले के मुदीर हैं। आपको इनकी ज़िंदगी में ही इनकी कदर करनी चाहिए, इनसे जानना चाहिए, इनसे गुफ्तगू करनी चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि अलीमुल्लाह हाली साहब से एक ऐसी गुफ्तगू करूँ जिसमें इनके न फ़न पर मैं बात करूँगा और न इनकी शख्सियत पर कोई बात करूँगा, बल्कि इनसे वो ख़जाने निकालूँगा जो अदब और अदब के हवाले से इनके अंदर मौजूद है। कि मैं गुफ्तगू करता हूँ, इंटरव्यू नहीं लेता हूँ। इंटरव्यू में सवालात होते हैं और इंटरव्यू में कभी कभी मालूमात दे दिए जाते हैं जिस पर तैयारी की जाती है। गुफ्तगू में एक बड़ा मज़ा ये होता है कि सवालात जवाबात से पैदा होते हैं और चिंगारियाँ निकलती हैं आसाब गोई से। तो ये भी लगता है कि ये तयशुदा गुफ्तगू नहीं है, बल्कि एक ऐसी गुफ्तगू है जो झरने के पानी की तरह पहाड़ के सीने से उबल रहा है। बहुत अच्छा। ये आपकी शायरी, आपकी पहचान है। अभी जो रुझान बढ़ा है नसरी शायरी का, तो क्या उरूज तकाजे करता है शायर से कि आप काफिया और रदीफ और वज़न और बहूर का इल्म रखिए, तब आप आइए शायरी के मैदान में। तो क्या ये आसान समझ के लोग नशरी शायरी की तरफ आ रहे हैं? यही गुफ्तगू का आगाज़ है। बहुत अच्छी बात है। ये मौजू ऐसा है कि जिसके सिलसिले में मैंने अपनी कई तहरीरें लिखी जी, और ये बात जाहिर कर दी कि मैंने दिल से कभी नसरी शायरी को पसंद नहीं किया। लेकिन आप करते रहे। नहीं, मैंने नसरी शायरी नहीं की है जी, मैंने ऐसी शायरी की है, ऐसी नज़में लिखी हैं जी, कि जिनमें बैरो वज़न है। जी। एक मिसरे में जो वज़न है बहुत मुमकिन है दूसरे मिसरे में वो वज़न ना हो। जी, लेकिन बहरहाल ये हर नज़्म का कोई ना कोई वज़न है। जी। हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, मैं आपकी शायरी पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चूँकि आपकी हैसियत अब शायर बनाने वाली है, शायर साज है आप नई नस्ल की तरबियत करने वाले हैं। तो मैं नई नस्ल के लिए यह जानना चाहता हूँ कि नसरी शायरी में बड़ी सूरत के साथ, बड़ी तवातुर के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ लोग जो दाखिल हो रहे हैं, तो क्या यही वजह है कि बहुत आसानियाँ हैं? मेरी राय ये है, मेरा ख्याल ये है कि जो बिगनर्स हैं, यंगर जनरेशन के लोग हैं जी, उनको आज़ाद शायरी से परहेज़ करना चाहिए। जी। आज़ाद शायरी का हक़ उसी को मिलना चाहिए जो पाबंद शायरी कर चुका हो जी, और उस सिलसिले में उसका एक मुकाम मुतय्यन हो गया हो चुका हो। अदम अच्छी बात है। इसलिए कि जो एक दाखिली रिदम जी, शायरी में होना चाहिए, जी, नगमगी, एक नगमगी जो होनी चाहिए, वो उस नगमगी को अपने तजुर्बे के ज़रिए वो पैदा करता है और उस पर माहिर होता है। जी, अल्फाज के दरवस्त से वो पैदा करता है। इसलिए वो उसी को हक़ है कि वो आज़ाद शायरी करे। जैसे अब नसरी अदब की बात हम करते हैं तो आदमी इब्तिदा करता है अफसानचे से, जबकि अफसानचा बेहद मुश्किल फ़न है, बैरो वज़न से लाइल्मी। जी, मेरा ख्याल ये है कि अच्छी शायरी पैदा नहीं कर सकती। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आम तौर पर लोग इसलिए भी शायरी की तरफ रुजू करते हैं कि वहाँ लिफाफा कल्चर अभी भी मौजूद है। लिफाफे का जो चलन है, उस चलन की वजह से शायर बनना आदमी ज़्यादा पसंद करता है, वो शेरी अदब को तरजीह देता है। तो क्या ये गलत रुझान नहीं है? नहीं, पसंद के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये बात गलत होती है कि कोई आदमी सिर्फ अपनी याफ्त के लिए जी और आमदनी के लिए वो जो है शायरी या नस्र का इंतखाब करे। जी, वो तो एक फितरी तकाजा होता है। जी, जो फनकार होता है, पैदाइशी फनकार होता है, बिना और फायदे को नहीं देखता है। जी,
وہ اپنی فطرت سے مجبور ہو کر شاعری کرتا ہے یا افسانہ نگاری کرتا ہے. وہ اگر یہ لفافہ کا معاملہ نہ ہوتا تو جو افسانہ نگار کافی اسٹیبل ہیں اچانک وہ شاعر بن جاتے ہیں اور قطر، دبئی اور لال قلعہ کے مشاعرے میں شریک ہونے لگتے ہیں. لفافہ کا تو اثر ہے سر. وہ جو لفافہ والا معاملہ ہوتا ہے وہ ان خوش نصیب لوگوں کے لیے ہوتا ہے جی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اچھی آواز دی ہے جی، اور ترنم کے زور پر وہ اپنا محفل لوٹتے ہیں اور پیسے بھی لوٹتے ہیں. اب تو جب آپ نے ترنم کی بات کی، ایسی شاعرات کی بات کرتا ہوں جو مانگے کے اجالے سے خوب پیسہ کما رہی ہیں. اس حقیقت کو ڈھکا چھپا رہنے دیجئے تو زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ میں جانتا ہوں جی بہت قریب سے ایسی شخصیتوں کو خواتین میں جی کہ جو مشاعرہ لوٹتی ہیں جی لیکن ان کا اپنا کلام نہیں ہوتا ہے. جی، وہ اردو کے مشاعرے میں ہندی میں غزل لکھ کر یا لکھوا کر لاتی ہیں جی، اور اپنے ترنم کے ذریعے سے پڑھ دیتی ہیں اور مشاعرہ لوٹتی ہیں. اچھا یہ لفافہ اسی سے پھر ایک سوال چھٹک کے نکلا ہے کہ کیا اس کا الزام ان شعراء کرام پر نہیں ڈال دیا جائے جو ایسی شاعرات کو جن کا ادب میں داخلہ ہی ممنوع ہو، انہیں داخل ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ سرفراز کر دیتے ہیں اپنے کلام سے؟ یہ نہیں کرنا چاہیے لیکن کچھ لوگ کرتے ہیں. یا تو یہ ہے کہ جس خاتون کو آپ غزل دے رہے ہیں جی اس خاتون سے کوئی رابطہ نہانی جی کچھ اگر ہے اندر کی تو بات، وہ معاملہ ہے. یا ہو سکتا ہے کہ کچھ مالی فائدہ بھی حاصل ہو یا کسی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں اور قربت چاہتے ہیں وہ اساتذہ جی اور وہ غزلیں لکھ کر دے دیتے ہیں اور پڑھ کر کے اپنا داد لوٹ کے چلی آتی ہیں. اچھا مشاعرے کے حوالے سے ہی ہم بات کو پھر آگے بڑھاتے ہیں، چونکہ آپ یہ بتائیں کہ نامور جو استاد شاعر ہوتے ہیں ہاں وہ اس علاقے سے نہیں پوچھے گا. مطلب ہے کہ اگر کوئی منتظم چاہتا ہے کہ میں بنگال سے 2 شاعر کا انتخاب کروں، دلی سے 2 شاعر کا انتخاب کروں، یو پی سے 2 شاعر کا انتخاب کروں، بہار سے 2 شاعر کا انتخاب کروں، تو جب منتخب لوگ مشاعرے میں نظر آتے ہیں تو کیا ایسا نہیں لگتا آپ کو کہ وہی چہرے بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، وہی چہرے ہاں کچھ خاص لوگوں سے ملاقاتیں اور روابط جی ایسے ہوتے ہیں جی کہ وہ بندھے رہتے ہیں ان خاص لوگوں کے ساتھ. جو منتظمین ہوتے ہیں پہلے ادب کے فروغ کو مقصد بنا کر وہ مشاعرے نہیں، یہ جو عوامی مشاعرہ ہوتا ہے اس میں ادب کے فروغ وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. یہی بات میں کہنا جا رہا تھا. وہ صرف یہ ہے کہ سامعین کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہو جی اور مشاعرے کو کافی دنوں تک یاد رکھا جائے. جی یہی ان کی نیت ہوتی ہے اور اسی میں جو کلیکشن ہوتا ہے جی اس کلیکشن میں کچھ اپنے لیے بچ جاتا ہے اور کچھ شعراء میں اور منتظمین. میرے منہ کی بات آپ نے چھین لی. میں یہی کر میں وہ اس طرح کا کاروباری سلسلہ. جی میں اسی کاروبار کی طرف آپ سے کچھ جاننا چاہتا تھا لیکن صاحب ایسا ہے کہ یہ صارفی نظام جو ہے جی وہ ہماری عام زندگی کے شعبوں میں ہی نہیں بلکہ شعر و ادب میں بھی اور فنون لطیفہ میں بھی صارفی نظام اثر انداز ہوا ہے. اثر انداز ہوا ہے اور اس کے جو جس کے برے اثرات ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ ہم مشاعرے پہلے دیکھیے اے جی آفس کا مشاعرہ، خدا بخش خان لائبریری کا مشاعرہ، پٹنہ شری کرشن میموریل میں بڑے بڑے مشاعرے ہوا کرتے تھے. اس میں کسی کی گنجائش نہیں بنتی تھی کہ متشاعروں کا داخلہ ہو جائے. بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے اور 3 بج جاتا تھا اور لوگ ہلتے نہیں تھے. تو مشاعرے کا معیار گر گیا ہے اور کاروبار بڑھا ہے. اور یہ معیار اس لیے گرا ہے کہ جو سامعین ہیں ہاں اور ناظرین ہیں ہاں ان کا معیار پست ہو گیا ہے. مجموعی طور پر آپ دیکھیے کہ ہر سیکشن چاہے وہ قاری ہو چاہے وہ فنکار ہو
दोनों के अंदर गिरावट चाहे है। सामे हो। आप बहुत साफ बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि दोनों के अंदर सुनने का भी टेस्ट गिरा है और सुनाने का भी टेस्ट गिरा है। हम तो मुशायरे में देखकर दंग रह जाते हैं। जो शायरा होती हैं वो ऐसे प्रोवोकिंग कलाम करती हैं कि जो नौजवान का तबका कलाम है, में कोई जान नहीं। जो नौजवान तबका है वो शोर मचा देता है, इतना प्रोवोकिंग कलाम सुनाती है। हाँ, और एक और जो मेयार में तब्दीली आई है और जवाल आ गया है, उससे तख्लीक का मेयार भी उसी लिहाज से कमतर हो गया है। अच्छा, किसी भी मुल्क से कतर चले जाते हैं, बहरीन चले जाते हैं, अबू धाबी चले जाते हैं, या इसी तरह कोई अमेरिका चले जाते हैं, तो वो जब आते हैं तो उनके एजाज में एक प्रोग्राम होता है, उसको आलमी मुशायरा नाम दे दिया जाता है। ये मेयार की पस्ती की पहचान है। एक आदमी बाहर का, वो आलमी मुशायरा। अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों के नज़दीक जो है काबिल नफरीन है ये बिल्कुल चीज़ें। बिल्कुल। और इसलिए अच्छी नज़र से नहीं देखते। इसी से जुड़ी हुई एक दूसरी बात कहते हैं कि जो लोग रोज़ी कमाने गए हैं, जैसे कतर में गए हैं और दूसरी जगह गए हैं, तो वहाँ एक तंजीम बना लिए और उन लोगों के पास पैसा काफ़ी है, डॉलर में कमाते हैं, इसलिए कुछ लोगों को डॉलर दिखाकर, नहीं होता नोट की गड्डी ऐसे दिखाकर बड़े मुशायरे को ऑर्गेनाइज करवाते हैं। उसमें उनकी बड़ी पजराई की जाती है, कहा जाता है कि ये जो आप मुशायरा देख रहे हैं, इतना बड़ा मुशायरा और इतने ऐसे इंतज़ामात, ये इन्हीं के दम से है, ये उर्दू की खादिम हैं, ये इनकी वजह से ये आज की महफिल आप देख रहे हैं। तो एक चलन तो ये भी पैदा हुआ है कि बड़े बड़े ताल्लुकात वाले लोगों से पैसे लेकर एक मुशायरा कराएं, वो भी खुश, अपना भी कुछ बचत, जो आपने कहा बचत। सही बात है। पटना में तो ये आम चलन हो। जहाँ शायरी को, बल्कि कहना चाहिए फ़नून लतीफ़ा को, अगर रोज़गार से जोड़ दीजिएगा जी, और वो जोर हो के आमदनी होनी चाहिए जी, तो मैं समझता हूँ कि उसके मेयार पर ज़र्ब पहुँचती। बहुत ही आप नुक्ते की बात की और बिल्कुल हक बात की कि जब फन बिकने लगेगा, बस वो बाजारी चीज़ है, मतलब पैसे पे होगी। फिल्मी जो गाने लिखे जाते थे तो शायर को पहले सिचुएशन दिया जाता है। हाँ। ये सिचुएशन पर आपको गाना लिखना है। अब बताइए वो शायर जब उस सिचुएशन पर गाना लिखेगा तो उसकी तकरीर, उसके तखयलात, उसके ख्यालात एक बंदिश में रहेंगे, इसलिए आज के गाने किसी को याद नहीं रहते हैं। हाँ, जो जार करके सिर्फ इसी तरह मौके महल के लिहाज से फिल्मी गाने आज किसी को याद नहीं रहते हैं, और जो साहिर लुधियानवी और कैफी शकील वलायती, इन लोगों के गाने जो है गुनगुनाए जा सकते हैं और वो सदाबहार गाने कहलाते हैं, इसलिए कि उसमें फन था। वो लोग समझौता नहीं करते थे, और करते थे भी तो एक हद तक फिल्मी गानों। अब असल में फ़न को पसंद करने वाले आवाम जी भी बहुत कम रह गए हैं जी, और नई पीढ़ियां जो सामने आ रही हैं जी, उनका मतलब सिर्फ ये होता है कि तफरीह, जी, कोई चीज़ जहन को रज़ा पहुंचाने वाली जी, चीज़ जो है जी, वो उनके लिए नापसंदीदा है। अच्छा, एक बात इस मुशायरे पे चल रही तो मैं इसी को चाहता हूँ कि इसी में कुछ कुछ गोशे जो हैं जहाँ मुझे जुगनू की तरह रोशनी नज़र आ रही है कि अब देखिए ये मुशायरे जो होते हैं तो अब ये एक सिलसिला नया जारी हुआ है कि इसमें लोग इनाम इकराम भी देते हैं। इनाम इकराम का आलम यह है कि एक लफ्ज़ अंग्रेजी का आता है अवार्ड, जिसका कि उर्दू है इनाम, हाँ इधर, और हिंदी में है पुरस्कार, और एक होता है एजाज, यानी हिंदी में सम्मान कहा जाता है, और हाँ एजाज। तो अब ये चलन पैदा हुआ है इन दिनों कि लिखते हैं कि ये फलाना को गालिब अवार्ड दिया जा रहा है, अदारे की हैसियत ही नहीं, अदारे की अपनी पहचान ही नहीं, या अदारा जो है वो उस रेस में है जिसमें दूसरे को देख रहा है कि बड़ा बड़ा इनाम जब देता है तो उसका एक ग्रोह बनता है। तो वैसे सर्टिफिकेट में जिसमें लिखा जाता है अवार्ड,
लेकिन उसमें कहीं वो जो हिंदी वालों के यहाँ जो है गमछी होती है, जो सम्मान के लिए वो गमछी का सम्मान करते हैं, या तो गमछी पहना दी जाती है या शॉल, और शॉल में भी अगर चीफ मिनिस्टर को बुलाया है तो उनको जो है 25,000 का शॉल, और बहुत बड़ा शायर उसी महफिल में है जो सदारत कर रहा है उसको 5,000 वाला, उसमें भी तफरीक नजर आती है। हाँ, उसमें भी तफरीक नजर आती ये है। तरीका है। तो आप, और उसके बाद जो सम्मान दिया तो उसको आप लिखे हुए अवार्ड, और दिया कुछ नहीं, नकदी कुछ नहीं, 1 रुपया भी नहीं, तो अवार्ड कैसे हो आज गया? के माहौल में किसी लफ्ज की तजलील जी, और तौहीन अगर हुई है तो वह है अवार्ड, है ना, इस अवार्ड के लफ्ज को इतना हल्का कर दिया गया है कि अब तो लेते हुए इतना शर्म आती है। अंतर गोया करके दिखलाया गया है और जी। किया जाता है कि अब अवार्ड से इस बात का अंदाज़ा लगाना मुमकिन नहीं है जी, कि अवार्ड देने वाला कोई अहम है और लेने वाला भी अहम है या जी, नहीं है, जी, इसका फैसला करना मुश्किल है। और अवार्ड मिलते तनाज़ा पैदा होता है। अवार्ड मिलते तनाज़ा पैदा होता है। इवन एजाज जिसको आप कहते हैं, एजाज भी बख्शने का जो सिलसिला तरीका है। चला है, वो एजाज तो देने वाले की भी कुछ अहमियत होनी चाहिए। बिल्कुल कहा, एकदम बिल्कुल वरना अच्छा है। एजाज आम आदमी से, अवामी सतह से आए हुए लोग जो हैं वो किसी जेन्युइन फनकार को अगर एजाज देते हैं तो उस एजाज की कोई अहमियत नहीं कोई है। हमें, अच्छा, जैसे फिल्म में हीरो हीरोइन अपनी फिल्म का प्रमोशन करते हैं, तो आज के अदबा और शोरा भी अपनी तख्लीक का प्रमोशन करते हैं। यानी तख्लीक में दम नहीं है तब ना प्रमोशन की जरूरत है। ये सब इसलिए होता है, ये सारफी निज़ाम जो है जी, उसकी ज़रब जो है इन सारे शोबों पर पड़ गई है। अदब और अदब उसी के की हवाले पैसे साजिश है। फाइन आर्ट्स वगैरह का जी, का जो मेयार गिरा है जी, वो इसलिए कि सब बाजार की चीज़ें बना दी गई हैं जी, और उससे याफ्त हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। बेशतर लोग अपनी तख्लीक पर भरोसा कम करते हैं, तशहीर पर ज़्यादा करते हैं, और तशहीरी मुहिम में यहाँ तक उतर जाते हैं कि अपने से मजमून लिखकर किसी रिश्तेदार के नाम से वो शाये कराते हैं। तो क्या खुशी उनको मिलती होगी? यकीनन नहीं, नहीं ना। यकीनन नहीं। और पैसा देकर, लेकिन यह है कि उसको झूठी तस्कीन हो जाती है जी, तो वही उसके लिए मदावा है। अच्छा, अदब में एक और बात पैदा हुई है। हम अभी, आप, मेरा फोकस जो है उर्दू अदब पर है और दूसरे अदब पर नहीं, मैं हिंदी अदब पर भी नज़र रखता हूँ। हाँ, हिंदी अदब, हाँ, बिल्कुल। हिंदी का भी मैं जुड़ा रहा हूँ, हिंदी अदब के अदीबों और शोरा से भी मैं वाकिफ़ हूँ। ये चलन वहीं से उर्दू में आया। अभिनंदन ग्रंथ, ये हिंदी वाले अभिनंदन ग्रंथ निकालते हैं। जब 2-4 चीज़ें उनकी आ जाती हैं तो वो कहते हैं अभिनंदन ग्रंथ। अब शाहिद जमील का अभिनंदन ग्रंथ क्या है? हाली साहब आप मजमून लिख दीजिए, वो लिख दीजिए, वो लिख दीजिए, वो लिख दीजिए, 25-50 मजमून हो गए, एक मोटी सी किताब हो गई, और 2-3 लाख रुपया खर्च करके मैंने तबीयत के लोग मैंने जो है बड़ा सा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर और किसी एजुकेशन मिनिस्टर से करा दिया, वो भी मुतासिर हो गई। कल कोई बड़ी कुर्सी मिल गई, हम भी सोचा कि चलिए हमने जो चारा डाला था उसका हमको फायदा। छोटी तबीयत के लोग करते हैं, ओछे लोग करते तो हैं। यही चलन अब उर्दू में भी हो रहा है, यही चलन अब उर्दू में भी हो रहा है। अभिनंदन ग्रंथ का माने अपनी तख्लीकात का मजमुआ आप निकाल सकते हैं, लेकिन अब ये बताइए कि अपनी तख्लीक पर लोगों से लिखवा कर, पैसे देकर लिखवा कर, खुशामद करके लिखवा कर मवाद जमा करते हैं, मज़ामीन जमा करते हैं, और एक मोटी किताब निकालते हैं और उनको भेजते हैं। असल उनको ये खौफ रहता है कि ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं हाँ। तो लोग मुझको पूछे नहीं। इससे बेहतर है कि ज़िंदगी में ही लिखवा लो जी, अब वो चीज़ अपना मेरी ज़िंदगी में भी रहेगी और मेरे मरने के बाद भी। दूरअंदेशी है, नहीं, दूरअंदेशी है, हवस है, शोहरत और नामवरी की भूख है। लेकिन हमने देखा है, उर्दू अदब भी की बात मैं कर रहा हूँ, कि ऐसा करने से साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल गया है। अब मैं खादिम उर्दू की भी तरफ रुजू करता हूँ।
آپ خادم اردو خود کہیے گا اپنے آپ کو کہ آپ کو معاشرہ کہے گا؟ آپ کو اردو کے جو ادبا و شعرا ہے وہ کہیں گے دیکھیے بڑا خادم اردو ہے. یہ بھی ایک چلن پیدا ہو گیا ہے کہ سرکاری محکموں میں جو عہدے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جس میں راج منتری کا درجہ ملتا ہے, کسی کو کچھ الگ سہولیات ملتی ہیں, تو اس کو ٹارگٹ رکھ کے لوگ جو ہے تحریک چلاتے ہیں اور اس تحریک کو دبانے کے لیے سرکار مول توڑ کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ چلیے آپ کو ہم بہار اردو اکیڈمی کا سیکریٹری بنا دیتے ہیں, چلیے آپ کو اردو مشاورتی کمیٹی کا چیئرمین بنا دیتے ہیں. تو تحریک اپنے آپ دم توڑ دیتی ہے. آپ نے دیکھا نا ایک بہت بڑے معاشرے میں یہ خامی, ایک بہت بڑی شخصیت نے گاندھی میدان بھر دیا تھا اپنی تحریک کے لوگوں سے, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایک شخص MLC بن گیا. جی ہاں, ایک شخص MLC بن گیا. تو آپ نے اتنے لوگوں کو بلایا پورے بہار سے اور باہر سے MLC بنوانے کے لیے, تو بھیڑ دکھلانا تھا کہ ہمارے سپورٹرز اتنی تعداد میں ہیں. تو اسی طرح اردو تو ایک ڈرامہ کیا. خادم اردو بھی وہی نقش قدم پر چل رہے ہیں نا. یہ اردو بہت سے لوگ اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں. یہ اردو کی خدمت ہے کہ اپنے عہدے کو پانے کے لیے ایک جگت ہے, ایک زمین تیار کرنا ہے. ابھی تو شاہد صاحب آپ جیسے لوگ ہیں کہ ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں, اگرت بھی کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں. ہوں تو ہوں, لیکن سچ سننے کی عادت ڈالنی چاہیے اور اس سے پہلے سچ بولنے کی عادت ڈالنی چاہیے. سچ جب جو شخص بولے گا پیدائشی وہی سچ سن سکتا ہے, ورنہ آگ بگلا ہو جائے گا. اب دیکھیں لوگ جو ہے قطر جاتے ہیں, وہاں بڑا ایوارڈ ملتا ہے, ورلڈ کے لوگوں کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں, سلیکٹ کر کے آتے ہیں اور وہ انعام لے کے پھولے نہیں لوگ سماتے ہیں, جبکہ سٹنگ والا انعام ہے. کیا ہو رہا ہے ادب میں؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ یہ اس طرح کا جو کھیل ہوتا ہے اداروں کا کھیل. اب دیکھیے NCPOL ہے, وہ پورے ہندوستان کا ہے نا, ظاہر ہے. لیکن آپ جب NCPOL کی میٹنگ اور اس کی سیٹنگ اور اس کے انعامات کا جب فہرست دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے کہ چند ہی آدمی اپ ڈاؤن کر رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں, وہ پروفیسر, وہ فلانا, وہ ڈھماکا. بقیہ لوگ کیوں نہیں؟ بقیہ لوگ ملتے جلتے نہیں ہیں, اس لیے نہیں کرتے ہیں. جا کے بقیہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جانے کے لیے ہم کو اس سرنگ سے جانا ہے جہاں سر نگو کر کے جانا ہے. آپ جیسے لوگ نہیں جائیں گے اس لیے وہاں سر جھکا کے جانا ہے, جھکا کے چل, وہ سرنگ ہے, راستہ سرنگ سے جاتا ہے. شرفا کا جو طبقہ ہے, یعنی آپ اور آپ جیسے لوگ خاموش اس لیے رہتے ہیں کہ اس پچڑے میں کون پڑے, اس لیے ان کو بڑھاوا ملتا ہے. ایسے اداروں کو, ایسے ادارے کے سربراہ کو جو روڑی بانٹتے ہیں, جن کو چاہا مستفیض کر دیا, جن کو چاہا جو چاہا عہدہ دے دیا. اس لیے مشکل یہ ہے نا کہ اتنے یہ بیماری پھیل چکی ہے جی کہ اس کا مداوع بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ. ادب بازار میں آ گیا ہے, جی یہ اور دام لگنا ہے. لوگ اپنے اپنے طور پر دام دیتے ہیں, اس کی قیمت دیتے ہیں, قیمت میں جو دینا ہوتا دیتے ہیں. ناموری, تعلقات اور حصے داری, یہ ساری چیزیں جو ہیں رائج ہو گئی ہیں. اب ان کی اصلاح کرنا ممکن نہیں ہے. اچھا, اس سے ایک بڑا نقصان ہے کہ اصیل اور بہتر ادب جی تیار کرنے کا ماحول کمزور ہوتا جا رہا ہے. بالکل. ویسے لوگ جو سینئر ہے, جیسے ادب میں اگر 10 نام ہندوستان میں لیا جائے جینوئن رائٹر کا 15 بڑھا لیں, تو میں ان 15 کو مخاطب کر کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ادب میں سینئر ہیں, آپ شرفا کی طرح دامن بچا کر نہیں نکل سکتے ہیں. کل آپ کو پوچھا جائے گا کہ آپ نے انکش کیوں نہیں لگایا, آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی. تو میرا یہ ماننا ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, آپ بتائیں کہ اس میں معاملہ ایک خطرے کا ہے. اگر کوئی شخص کسی ادارے پر اٹیک کر دے کہ آپ نے اس بار کا انعام جو دیا ہے وہ غلط دیا ہے, اقربا پروری کی ہے,
तो फिर वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, ताहयात उनको इनाम नहीं मिलेगा। तो क्या यही खौफ वैसे सीनियर शोरफा को सताती है? दामन बचाकर निकल जाने में ही आफियत महसूस करते हैं। सोचते ये है कि भाई हम अगर इस तरह से जो गलत काम हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और सामने आएंगे तो मेरी पहचान बन जाएगी और हर तरफ से लानत मलामत और नुकसान पहुंचाने के जो सूरतें हो सकती हैं वो सारी मुझ पर आजमाई जाएंगी। नतीजा ये है कि मेरा अमन चैन और मेरी खुशी, मेरी हैसियत, वो सबको खतरा है और वो अकेले भी पड़ जाएंगे, ये अकेले पड़ जाएंगे। इसलिए कि बकिया जो सीनियर है उनका साथ नहीं देंगे, साथ देंगे, कहेंगे कि आपको क्या जरूरत पड़ी हुई थी टांग अड़ाने की, आप दुनिया को सुधार दीजिएगा, आप समाज को बदल दीजिएगा। इससे ये होता रहता है, ऐसे लोगों से का एक पॉकेट है जी, अपना ये सब धंधा करते हैं जी। लेकिन जो जेन्युइन फनकार हैं जी, जो असील फनकार हैं वो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों में इस दलदल में पड़ते ही नहीं है। इस बार भी आपने बड़ी साफगोई, बड़ी बेबाकी और जो आलिमाना अंदाज में आप जो सवालात इस तरह के करते हैं कि आदमी को खुलना पड़ता है। जी, मजा तो इसी में है ना, मजा तो इसी में है ना। अब दशरथ माझी इसने बेरा उठाया पहाड़ खोदने का, रास्ता निकालने का। आज दशरथ माझी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन दशरथ माझी पर इनामात दिए जा रहे हैं। दशरथ माझी को एक रहनुमा माना जा रहा है कि एक शख्स भी चाहे तो पहाड़ काट के रास्ता बना सकता है। तो मैं तो प्लेटफॉर्म देता हूँ। उड़ने वाला जहाज रनवे से जब दौड़ता है तो आसमान में चला जाता है और खड़ा जहाज वहीं रहता है। ज़्यादा बोल गए हों तो माजरत आपसे पहले और नाज़रीन से बाद में, कि आप मेरी बकवास से ही अच्छी बातें चुन लें और जो बकवास है उसे आप नज़रअंदाज कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप नाज़रीन का भी और सर आपका भी। बहुत बहुत शुक्रिया।